हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा सेशन है वो निमसेट 2024 के एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड ही है। मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी जारी किया हुआ है। आप उस वीडियो को देख करके फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को इस बात के लिए कंफ्यूजन है कि सर हमारे पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो हम क्या करें, या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट ओल्ड है तो क्या करें और हमको किस तरह से बनवाना होगा। तो आज का जो मेरा सेशन है वो पूरा सर्टिफिकेट के को लेकर के है। जो भी आपके अंदर कंफ्यूजन्स हैं वो सारे कंफ्यूजन्स मैं अभी आज आपको दूर कर दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो को आप आज तक सुनिएगा, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं फॉर्म फिलिंग से पहले, और डॉक्यूमेंट कैसे आपको बनवाना है, या डॉक्यूमेंट में आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा। और कई कंफ्यूजन है कि सर स्टेट का है तो चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, सेंट्रल का है तो चलेगा, किस जगह का चलेगा, वो भी अभी आपको एक कंफ्यूजन है। तो उस कंफ्यूजन को भी, जो आपके तो तमाम बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे बच्चों ने लगातार मैसेज में भेजे, यूट्यूब पे भी मुझे बच्चे कमेंट करके सेक्शन में पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाया जाए जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ हम सर्टिफिकेट के बारे में आपको बताएं, ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो और आप समझ पाएं कि एग्जैक्टली सर्टिफिकेट में आपको क्या क्या और कैसे करवाना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो निमसेट की वेबसाइट है nimset.in, वहां पर जाना होगा। रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में जो भी जानकारी आपसे पूछी जाए वो आप कर सकते हैं, बट उससे पहले भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जो भी सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो कब से कब तक आपको बनवाना है। क्योंकि देखिए हमारे पास, अगर हम बात करें थोड़ा इम्पोर्टेंट डेट पे, अगर हम चर्चा कर लें तो ये एग्जाम फॉर्म 6 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में भरे जाने हैं। अब 6 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में जो भी फॉर्म आपको भरना है उसके लिए आपके पास में डॉक्यूमेंट, अगर आपका रिजर्व कैटेगरी में है तो होना चाहिए। ठीक है। अब बात आती है कि हम कैसे बनवाएं। ठीक है। तो उसके लिए भी मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। पहले तो आपको मैं एक प्रोफार्मा दिखाऊंगा। कई लोगों का कंफ्यूजन है कि सर हमारे पास में ऑलरेडी सर्टिफिकेट है तो क्या हमें इसी प्रोफार्मा पे अपना सर्टिफिकेट बनवाना है या नहीं। देखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने एनेक्चर 1 दिया हुआ है। पहली चीज तो आपको मैं बता दूं, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, यानी कि स्टेट के नहीं हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, तो जो भी सर्टिफिकेट लगेगा उस सर्टिफिकेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है। या फिर स्टेट में जो आपका ए क्लास का ऑफिसर है उसके साइन होने चाहिए। इसके लिए उन्होंने अथॉरिटीज के भी नाम दिए हैं इस प्रोफार्मा में। तो आपके पास में जो भी सर्टिफिकेट है, पहले तो आप ये चेक करें कि क्या मेरे पास में सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन्स हैं। जैसे अगर मैं ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करूं तो ओबीसी सर्टिफिकेट में आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए ओबीसी एनसीएल। एनसीएल का मतलब नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर में वो कैंडिडेट आते हैं जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, उन्हीं का ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनेगा। अब इसमें कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले ओबीसी की लिस्ट में थे बट अब नहीं है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पहले एससी एसटी में ट्रीट किया जाता था बट सेंट्रल की लिस्ट में अब वो ओबीसी में आ गए हैं। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि मेरा पहले स्टेट का एससी का सर्टिफिकेट बना था बट अब हमारा एससी का सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, बिकॉज वो सेंट्रल की उस लिस्ट में नहीं है। तो ये अमेंडमेंट चलते रहते हैं, लेकिन लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से हमको ये देखना पड़ेगा कि हम जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्या वो कैटेगरी सेंट्रल की लिस्ट में है या नहीं।
तो उसके लिए मैंने कुछ वेबसाइट निकाली हैं, उन वेबसाइट्स की मैं लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, साथ ही साथ एक पीडीएफ भी है। तो जो भी चीजें मुझे लग रही हैं वो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा, बट मैं अभी आपको कुछ वेबसाइट्स के नाम बताने वाला हूँ और अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप ये बात को चेक करें कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं, आप उस कैटेगरी की सेंट्रल लिस्ट में आते हैं या नहीं। समझ में आ गई बात? ठीक है। लगातार बच्चे इस बात के लिए परेशान हैं। अब दूसरी बात, ये सर्टिफिकेट बनेगा कहाँ? तो देखिए, ये जो सर्टिफिकेट है, एक तो आपके तहसील ऑफिस में बन सकता है, या कलेक्ट्रेट ऑफिस में बन सकता है, या फिर जन सुविधा केंद्र, वहां पर जाकर के बन सकता है। ठीक है। प्रूफार्म, अगर आप में से किसी ने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया अभी तक, ठीक है, या जिनका कोई पुराना सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो अब वो दो काम कर सकते हैं। पहली चीज तो ये कि इस प्रोफार्मा को आप फिल करें, इसमें जो जानकारी दी है वो फिल करें, प्रिंट आउट निकालें, फिल करें, और फिल करने के बाद में इसको देखिए, इसमें लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इसमें किन किन अथॉरिटीज के साइन चलेंगे। आप इसको पढ़िएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डेप्यूटी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी एसडीओ लेवल का, एसडीएम लेवल का, डीएम लेवल का, कलेक्टर लेवल का, ठीक है, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, ये जो भी हैं ये फर्स्ट क्लास के ऑफिसर हैं। चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू है सर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। अब कई सर्टिफिकेट में रेवेन्यू ऑफिसर के साइन होते हैं, बट उन्होंने क्या बोला, रेवेन्यू ऑफिसर जो कि तहसीलदार के नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए। का मतलब तहसीलदार के भी साइन चल जाते हैं, बट तहसीलदार एक क्लास होता है, तो उसके नीचे के रैंक के कोई भी ऑफिसर के अगर साइन होंगे तो वो नहीं चलेगा। सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड और हिज फैमिली रिसाइड्स, द एनुअल इनकम स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011। उन्होंने जो बात बोली है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये जो सारी शर्तें हैं यहाँ पर दी गई हैं, और किसके किसके साइन लगेंगे वो सारी बातें इन्होंने ऑलरेडी दी है। अब बात आती है कि हमें अपनी कास्ट को सर्च कैसे करना है, चेक कैसे करना है कि हम ओबीसी के कैटेगरी में हैं या नहीं। इसके लिए मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ। अगर हम ये एक मिनट, इस वेबसाइट पर हैं हम यहाँ पर अभी, ये एनसीबीसी की वेबसाइट है, ठीक है, ये एनसीबीसी की वेबसाइट है। तो अगर आप, मैं बताऊं, आपको गूगल पे टाइप करना है ncbc.nic.in, आप इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एनसीबीसी की वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। उसके पहले मैं आपको बता, जब तक वेबसाइट ओपन हो जाने दीजिए, और इन्होंने एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी अटैच किया हुआ है जो कि आपको इस फॉर्म प्रोफार्मा के साथ दिया गया है। आप इसको भरेंगे, इस पर सील साइन करवाएंगे, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए, ये वेबसाइट हमने ओपन की है। अब यहाँ पर ऑप्शन है कास्ट सर्चिंग, यहाँ पर हम जाएंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही आपकी जो भी कास्ट है, जो भी कास्ट है, सपोज दैट कि आप सोनी है, तो मैंने ये सोनी यहाँ पर एंटर कर दिया। क्या सोनी की कास्ट यहाँ पर वैलिड है? तो सोनी कहाँ कहाँ वैलिड है? हरियाणा, ठीक है, कर्नाटका, पंजाब, राजस्थान, ठीक है। और भी आप चीजें देख सकते हो, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, यहाँ पर जो भी कास्ट है, मान के चलो अगर आप लोहार हैं तो आप वो भी कर सकते हैं कि आपकी लोहार की लिस्ट देखिए, मध्य प्रदेश में है, दिल्ली में है, छत्तीसगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में है, तो ये सब बता देता है आपकी। कई जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है एक ही जाति को, तो वो आपको देखना है कि क्या आपकी सेंट्रल लिस्ट में है या नहीं है। मध्य प्रदेश के रीजन में ये वाली कास्ट आती है, मतलब
ये मान के चलिए कि आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है? तो ऐसे आपको अपनी कास्ट को सर्च करना है। हमारे पास में हमको तो मालूम नहीं है, हमने तो बस ऐसे ही एक रैंडमली सर्च किया है। आपकी जो जाति है, वो जाति आप इसमें सर्च कर लें। ठीक है? जैसे ही आपने ओबीसी के सर्टिफिकेट को देखा है, सेम एज़ आपको मैं एससी या ओबीसी एसटी को भी बताऊँगा। अब बात आती है कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, आपके पास में होगा पुराना, तो आपको क्या करना है, देखिए इसमें एक बात लिखी है, उस बात को समझ लें। एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन at the time of applying online, candidate must submit या upload a certificate issued on or after April 1, 23 by the competent authority। मतलब 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपके पास में सर्टिफिकेट है, तो उसको ही आपको फॉर्म भरते वक्त अपलोड करना है। ठीक है? अब बात यह आती है कई लोगों का एक और क्वेश्चन कि सर हम 1 अप्रैल 2024 के बाद का बनवाएं कि अभी का बनवाएं? तो भाई देखो, मैं तो ये कहूंगा कि आप सर्टिफिकेट अभी बनवा लें, अभी अप्लाई कर दें, बिकॉज 20 दिन का टाइम है। हो सकता है कि सर्टिफिकेट उस दौरान आपको ना मिल पाए, तो आपके लिए एक पैनिक सिचुएशन हो जाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज, लास्ट डेट के समय पर फॉर्म भरते वक्त भी दिक्कत आ जाती है, तो हम ये चाहेंगे कि आप ये रिस्क ना लें। समझ में आ रही बात? फिर बाकी आपकी इच्छा। सर्टिफिकेट एक बार अभी बनवा लें, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तब फिर दोबारा बनवाना पड़ेगा, लेकिन तब तक आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा, तो आप कभी भी बनवा लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए सर्टिफिकेट को लेकर के आप अभी कंफ्यूज ना हो, सर्टिफिकेट बनने डाल दें, आराम से मिल जाएगा 10 15 20 दिन में, और फिर उसको आप अपलोड कर दें, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? तो ये तो थी ओबीसी की बात, और ओबीसी के लिए मैंने आपको बता दी, ये एनसीबीसी की वेबसाइट है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक्स दे दूंगा, तो आप अपनी जो कास्ट है वो सर्च कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखिएगा, आपको अगली बात बतानी है मुझे एससी या एसटी के लिए। अब दूसरा कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर कि सर एससी एसटी का भी स्टेट का नहीं चलेगा क्या, या सेंट्रल का नहीं चलेगा? तो देखो भाई, ये तो इसका प्रोफार्मा है। आपके पास में अगर अभी तक कोई सर्टिफिकेट नहीं था, तो आप इसको भर लें, और इसको भरने के बाद सील साइन करवा लें। ठीक। इसमें भी जो सील साइन होंगे, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1956 लिखा होना चाहिए। जो बातें इसमें लिखी हैं वो आपके सर्टिफिकेट में लिखी होनी चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। नॉट नेसेसरी कि आपके पास में जो एससी या एसटी का सर्टिफिकेट है वो अनवैलिड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब आपको पहले सर्च करनी है। सर्च करने के लिए मैं आपको बता दूं, ये लिस्ट है। देखिए, लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, जो भी शेड्यूल कास्ट में आते हैं पहले तो वो ये चेक कर लें, क्योंकि कई सारी कास्ट, जैसे अगर हम बात करें बिहार में, कुछ कास्ट ऐसी हैं जो स्टेट के अंदर तो शेड्यूल कास्ट में काउंट होती हैं, बट सेंट्रल के अंदर जनरल में काउंट होती है। तो कई सारे बच्चे ये भी कंफ्यूज हैं इस बात से लेकर कि सर हमारे पास में स्टेट का सर्टिफिकेट है तो क्या हम वो लगा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकते आप। आपको पास में सेंट्रल का ही होना चाहिए। सेंट्रल का मतलब सेंट्रल के ऑफिसर के साइन होने चाहिए। बनता स्टेट में ही है, चाहे आप ओबीसी बनवाएं, चाहे आप एससी बनवाएं, चाहे आप एसटी बनवाएं, चाहे ईडब्ल्यूएस बनवाएं, आपके जिले में, आपके शहर में ही वो सर्टिफिकेट बनेगा। बस अंतर ये होता है कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर साइन नहीं करता, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर साइन करता है। ओबीसी में तो क्लियर लिखा होता है, अगर हम थोड़ा सा आपको बता दें, ओबीसी में तो क्लियर लिखा होता है। देखिए अगर आप ध्यान दें, इसमें ये बात क्लियर लिखी होती है, सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द अदर बैकवर्ड क्लास अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जहां पर भी ये वर्ड लिखा है, आप ये मान लें कि आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। और अगर ओनली गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लिखा है, या गवर्नमेंट ऑफ असम लिखा है, या गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश लिखा है, तो इसका मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, क्योंकि वर्ड मेंशन होना चाहिए। दूसरी बात, ये एक पॉइंट हमेशा मेंशन होगा। देखिए अगर हम बात करें
This is also certified that he does not belong to person section creamy mentioned in column 3 scheduled to the government of India Department of Personnel and Training। ये रेजोल्यूशन नंबर आपको दिखेगा अगर आपके सर्टिफिकेट में है। मैं भी आपको सैंपल भी दिखाऊंगा इसकी, मेरे पास है। मैंने उसमें कुछ चीजें मार्क कर रखी हैं जो आपको नहीं दिखानी, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी कि क्या चीज लिखी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे आप पहचान पाए कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का है। शेड्यूल कास्ट की लिस्ट ये देखो, ये दी गई है आपको। जिस राज्य में है आप उस राज्य की आप लिस्ट देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये मैंने एक लिस्ट खोली हुई है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में इतनी जातियां हैं देखिए जो शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आती हैं, यानी 48 कास्ट हैं जो यहाँ पर दिख रही हैं शेड्यूल कास्ट में। इसी तरह से शेड्यूल ट्राइब भी आप चेक कर सकते हैं। शेड्यूल ट्राइब में अगर हम बात करें, देखिए ये शेड्यूल ट्राइब है। शेड्यूल ट्राइब के लिए देखिए मैंने एक लिंक ओपन की है जिसमें करीब हर स्टेट की शेड्यूल ट्राइब दी गई है और ये सारी सेंट्रल की लिस्ट दी गई है। ठीक है, हर स्टेट वाइज दी गई है, आप देख सकते हैं। देखिए ये जैसे अगर हम बात करें, कहाँ की दी गई है, छत्तीसगढ़ की दी गई है, फिर गोवा की दी गई, गुजरात की दी गई है, जम्मू कश्मीर की, कर्नाटका की, केरला की, मध्य प्रदेश की। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई हैं। आप सर्च करें कि इसमें आपकी लिस्ट में नाम है तो आपका सर्टिफिकेट इजीली बन जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात। मुझे लगता है अब आपको दिक्कत नहीं आई। तो शेड्यूल कास्ट का भी जरूरी नहीं है कि आप इसी प्रोफार्मा बनवाएं, बस ये जो एक्ट मेंशन है वो मेंशन होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट की। तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट में उन्होंने जो क्राइटेरिया सेट किया है कि टाइप ऑफ द डिसेबिलिटी किस टाइप की है आपकी, ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर है, विजन है, या स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड है। अगर आप में तीन में से कोई भी टाइप की डिसेबिलिटी है और वो डिसेबिलिटी परमानेंट है, जो कि परसेंटेज भी दिया गया है, तो परसेंटेज कितना होना चाहिए ये इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि मिनिमम 40% disability is required to subject the condition, that condition is capable of carrying out all activities related to theory and practical work related to MCA course without any special concession and exemption। ये जो बातें इन्होंने लिखी है ये होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको चीफ मेडिकल ऑफिसर के साइन चाहिए। ये लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ सीएमओ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या सिविल सर्जन। ठीक है, तो उसके लिए आपको इस प्रोफार्मा को भरना है और आपको अपने मेडिकल ऑफिसर यानी आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना रहेगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, जहां पर गवर्नमेंट के ही डॉक्टर हों, उनसे जाकर के आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। आपको पहले चेकअप कराना पड़ेगा, वो एक रिपोर्ट बनाएंगे, वो रिपोर्ट बनाने के बाद इस सर्टिफिकेट पे साइन करेंगे कि हाँ एग्जैक्टली आपकी डिसेबिलिटी है या नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये सर्टिफिकेट बनेगा। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए भी बच्चों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को क्या करना होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए भी आप इस फॉर्मेट को रेफर कर सकते हैं, नहीं भी है तो भी आप कोई भी फॉर्मेट को रेफर कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि आप इसी फॉर्मेट को अप्लाई वो दें। बस ये जो बातें लिखी हैं चारों बातें ये कंफर्म होना चाहिए। और एक और बात लिखी है कि आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा इन्होंने सीधी सी बात लिखी है कि ये व्यक्ति है ना बिलोंग्स टू देयर कास्ट, द कास्ट विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज, ना तो ये शेड्यूल कास्ट में होना चाहिए, ना शेड्यूल ट्राइब में होना चाहिए, और ना ही अदर बैकवर्ड क्लास यानी सेंट्रल लिस्ट में। यानी आप एक बात ध्यान रखिए, ईडब्ल्यूएस उनका बिल्कुल नहीं बनेगा जो शेड्यूल कास्ट में होंगे या शेड्यूल ट्राइब में होंगे या ओबीसी कैटेगरी में होंगे, जो कि सेंट्रल की लिस्ट में नाम दर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट को ये फैसिलिटी दी गई। सिग्नेचर किसके होंगे वो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि डेजिग्नेशन होना चाहिए यहाँ पे लगभग, और ये बेसिकली रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बनता है। तो अब इसमें एक और बात है कि ये जो मेन बात लिखी है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही ये होना चाहिए। आप अभी ऑनलाइन के समय में ये अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन के टाइम पे 1 अप्रैल 2024 के बाद का बनेगा, तो आप अभी से सर्टिफिकेट बनवाना है। तो ईडब्ल्यूएस वाले जो कैटेगरी में अप्लाई करेंगे
वो ओबीसी अप्लाई नहीं कर सकते, जो ओबीसी में अप्लाई करेंगे वो ईडब्ल्यूएस में अप्लाई नहीं कर सकते। ध्यान रखें आप, आपका एक ही सर्टिफिकेट बनेगा जो भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं। ईडब्ल्यूएस उन कैंडिडेट के लिए है जो जनरल कैटेगरी में आते हैं और ईडब्ल्यूएस के स्टैंडर्ड्स को फुल की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। जैसे 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, 1000 स्क्वायर फीट से उनका मकान ऊपर नहीं होना चाहिए, 100 स्क्वायर यार्ड से ऊपर उनके म्युनिसिपल में यानी इसी शहर में कोई रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं होना चाहिए, 200 स्क्वायर यार्ड से ऊपर कोई गांव में आपका रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें फुलफिल होनी चाहिए और 8 लाख से कम इनकी इनकम होनी चाहिए। इसके लिए आप अपने तहसील, पटवारी इनसे मिल करके कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, वहां से आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा या फिर जन सुविधा केंद्र पर जाकर के आपका ये सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी कैटेगरीज चेक करनी है। अब मैं अभी आपको ये दिखाऊंगा सैंपल कि किस तरीके से सर्टिफिकेट आपको पता लगेगा कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या सेंट्रल का है या आपका चल जाएगा। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये हम अभी आपको जो दिखाने वाले हैं ये ओबीसी का सर्टिफिकेट है। अगर आप देखें इसमें देखिए क्लियरली मेंशन्ड है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा ताकि आप थोड़ा सा समझ पाएँ। ठीक है, ये देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए सबसे पहले ये देखिए ये उत्तर प्रदेश शासन लिखा है यहाँ पर, फॉर्म ऑफ। अब थोड़ा यहाँ पर देखिए, सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाई अदर बैकवर्ड क्लास अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हालांकि ये सर्टिफिकेट पुराना है तो ये इस डेट का तो नहीं चलेगा। ठीक है, पर मैंने सैंपल लिया है यहाँ पर, जिला, तहसील, आवेदन क्रमांक, प्रमाण पत्र, जिसका भी है उसकी डिटेल्स मैंने अभी यहाँ पर हाइड कर रखी है। ठीक है, ये याद रखें क्योंकि ये पर्सनल डिटेल मैं शेयर नहीं कर सकता, बट आपको मुझे जो दिखाना है वो देखिए ये लिखा है, ऑलरेडी लिखा है, दिस इज ऑल्सो सर्टिफाइड ही या शी डज नॉट बिलोंग टू द पर्सन या सेक्शन क्रीमिलियर मेंशन्ड इन कॉलम नंबर 3 ऑफ द शेड्यूल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए और साथ में देखिए निकाल लिखा है नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर क्या देखिए, एक मेंशन है, सक्षम अधिकारी या तहसीलदार या डिजिटल हस्ताक्षरित बनारस। तो यहाँ पर जो सक्षम अधिकारी के साइन है वो एक ग्रेड का अधिकारी है। सहज जन सेवा केंद्र, देखिए ये जन सेवा केंद्र से निकला हुआ प्रमाण पत्र है जो कि ठीक है वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, तो इस तरह का सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा, ये ओबीसी का। और भी मैंने सैंपल लिए हैं, एक और सर्टिफिकेट है देखिए, देखिए एक और सर्टिफिकेट है, एक और कैंडिडेट का है, ये हरियाणा का है, आई थिंक राजस्थान का है। ठीक है, ये राजस्थान का है, राजस्थान का फॉर्मेट इस तरह का है। तो अलग अलग जगह के फॉर्मेट अलग अलग हो सकते हैं, बट जो मेन चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये कि जो भी आपकी जाति थी, देखिए ये सारी बात लिखी हुई है, पर्सन सेक्शन, ये रेजोल्यूशन नंबर देखो यहाँ पर भी मेंशन है। ठीक है, ये रेजोल्यूशन मेंशन यहाँ पर भी है। ठीक है, क्लियर, यहाँ पर भी देखिए ये भी जो भी जिस हस्ताक्षर के भी हस्ताक्षर है वो सक्षम अधिकारी यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर है, वही इस पे साइन करने के लिए ठीक है रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो इस तरीके से एक ये भी मैंने आपको दिखा दिया, ऊपर ऑलरेडी मेंशन्ड होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर अगर हम बात करें इस तरह के जो प्रोफार्मा, जो निमसेट का प्रोफार्मा है, अगर आप इस प्रोफार्मा की बात करें, देखिए मैं अभी थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, ये निमसेट का प्रोफार्मा है, इस पर क्लियरली लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी डिटेल है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। इस पर भी देखिए सब डिविजनल ऑफिसर के साइन है, तो ये वैलिड है, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर, ये भी ओल्ड है, मेरे पास में जो प्रोफार्मा है वो पुराने हैं, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस डेट का ध्यान देना है, ये डेट नहीं चलेगी। क्लियर, ये एसडीओ का लेवल का है तो ये भी चल जाएगा। तीन तरह के मैंने आपको ओबीसी के प्रोफार्मा दिखाए हैं। अब मैं आपको अगला प्रोफार्मा जो है वो दिखाऊंगा, ये तो फिजिकली डिसेबल्ड, पहले मैं आपको एससी का दिखा दूं। एससी वाले देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, ऑफिस ऑफ द सब डिविजनल। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा,
लेकिन यहाँ पर जो एक्ट लिखा है वो एक्ट आपको ध्यान में रखना है। ये लिखा है देखिए शेड्यूल कास्ट है, जो भी कास्ट लिखी होगी वो यहाँ पर मेंशन होगी ऑलरेडी, ठीक है। और 1950 1950 यहाँ पर देखिए शेड्यूल ट्राइब दोनों थे, लेकिन इसको संशोधित किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया 1956 और 1976 शेड्यूल ट्राइब, ये मेंशन होना चाहिए। अगर ये मेंशन है तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड है। और यहाँ पर जो भी साइन कर रहा है देखिए एसडीओ लेवल के ऑफिसर साइन है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, यानी ये सर्टिफिकेट चल जाएगा। अब इसमें कहीं पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं है, वैलिड है। बस ये जो एक्ट यहाँ पर लिखे हैं, जो एक्ट मेंशन है वो आपका जरूरी है। जैसे ये 1956 शेड्यूल कास्ट के फॉर्म में लिखा है, देखिए लिखा है शेड्यूल कास्ट 1956, तो ये मेंशन होना चाहिए। दूसरा एसडीओ लेवल के ऑफिसर के साइन होने चाहिए, ठीक। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये सर्टिफिकेट में कहीं पर भी ये भी मेंशन नहीं है कि 1 जनवरी के बाद का हो, 1 जुलाई के बाद का हो, 1 मार्च के बाद का हो, 1 अप्रैल के बाद का, कहीं नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, ये पुराना भी चल जाएगा। ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट इसलिए 1 अप्रैल के बाद का मांगते हैं क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चेंज होता है। आपकी एनुअल इनकम के बेसिस पर आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, इसलिए उसको बार बार चेंज करवाना पड़ता है। बट एससी या एसटी के सर्टिफिकेट एक बार बनने के बाद बार बार चेंज तब तक नहीं होते जब तक कि कोई भी सेंट्रल की लिस्ट में आपका अमेंडमेंट ना किया जाए, यानी कि जब तक जाति में अमेंडमेंट ना हो तब तक आपका सर्टिफिकेट नहीं बदला जाता, ठीक है। इसी क्रम में मैं आपको एसटी का सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। देखिए अब ये अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्मेट होगा, कहीं लिखा भी हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कहीं नहीं भी लिखा हो। जैसे अब ये महाराष्ट्र का गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, और यहाँ पर देखिए लिखा है फॉर्म ऑफ शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट, यानी एसटी का है, ठीक है। जो भी जानकारी है वो जानकारी यहाँ पर भरी होगी। देखिए 1950 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। 1956 लिखा हुआ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 1976 ये देखिए एक्ट लिखे होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इसका मतलब आपका सर्टिफिकेट सही बना हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर किसके साइन है, देखिए एसडीओ लेवल के साइन, मतलब ये सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का ही है, इसमें कहीं पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंशन नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल का नहीं है, तो ये स्टेट का भी चल जाता है। बट स्टेट में जो अथॉरिटी आपकी साइन कर रही है वो एसडीओ लेवल का होना चाहिए, डीएम लेवल का होना चाहिए, ठीक। क्लियर, एक क्लास की अथॉरिटी आपके सर्टिफिकेट पे साइन करेगी तो ये सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। अब बात आती है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है, तो जरा मैं आपको वो भी दिखा दूं। देखिए ये है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर है, इशुइंग मेडिकल अथॉरिटी पूर्वी चंपारण बिहार, ये एक बिहार के बच्चे का है, बिहार का है। देखिए ही इज द केस इज द लो विजन, उन्होंने 3 केस में आपको बोला है कि आपकी एलिजिबिलिटी होगी फिजिकली, यानी कि विजन के हिसाब से, ऑर्थोपेडिक के हिसाब से और हियरिंग, ठीक है, इसके हिसाब से। तो ही इज केस ऑफ द लो विजन, द डायग्नोसिस इन हिज केस इज नल एंड 40% एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी गई है। तो इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पर सारी बातें लिखी, टेम्परेरी डिसेबिलिटी इन रिलेशन ऑफ द बोथ आई, लेफ्ट आई राइट आईज है द गाइडलाइन पर्पज ऑफ द, ये सारी बातें लिखी हुई हैं उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसके तहत लिखी हुई है। द सर्टिफिकेट रिकमेंडेड फॉर 5 ईयर, ये 5 साल के लिए वैलिड है, यानी 28 तक ये वैलिड होगा। तो आपको वो भी यहाँ पर लिख के देंगे कि कितने साल तक ये वैलिड रहेगा, ठीक। किसके साइन है, तो देखिए इशूइंग द मेडिकल अथॉरिटी पूर्वी चंपारण, यानी कि मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा यह साइन किया गया है। क्लियर, देखिए 1 2 3 तीन व्यक्तियों के यहाँ पर साइन किए गए, 1 2 3, ये क्योंकि पूरा बोर्ड बैठता है तो उसमें जितने भी कमेटी के मेंबर होते हैं वो भी साइन करते हैं, साथ ही साथ चीफ मेडिकल ऑफिसर भी साइन करता है, जिसके बेसिस पर ये सर्टिफिकेट वैलिड माना जाता है। इज दैट क्लियर। एक और सैंपल है, अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की बात करें, देखिए एक और सर्टिफिकेट है जो आप देखें, ये लिखा हुआ है, ये हरियाणा से जारी किया गया है। और देखो ये सर्टिफिकेट नंबर, ये व्यक्ति की डिटेल हो गई, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखना है ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ठीक है। सारी बातें लिखी हुई हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। 40% है इसमें, परमानेंट डिसेबिलिटी है, तो ये सर्टिफिकेट भी इसका वैलिड होगा। और ये आपको, ठीक है, यहाँ पर ये नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया जो भी आपने दिया था, देखिए 1 2 और ये तीन तीन व्यक्तियों के यहाँ पर साइन है,
और साथ में इशूइंग द मेडिकल अथॉरिटी रोहतक हरियाणा, यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर के इसमें साइन है। तो इस तरीके से ये सर्टिफिकेट्स आपको बनवाने होंगे और ये आपको इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीजें मेंशन होगी, सेंट्रल की सर्टिफिकेट है। इज दैट क्लियर? तो अब आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कंफ्यूजन होगा। जितने भी सर्टिफिकेट के प्रूफ प्रोफार्मा थे मैंने आपको सारे लगभग दिखा दिए हैं। हर तरह के सर्टिफिकेट मैंने आपको दिखा दिया कि आपको सर्टिफिकेट ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो अब आप अपने नियरेस्ट जन सुविधा केंद्र, तहसील ऑफिस, कलेक्ट्रेट ऑफिस, यहाँ पर जाएं। अपने ब्लॉक ऑफिस जहाँ पर ये सर्टिफिकेट बनते हैं, आप वहाँ पर जाएं, फॉर्म अप्लाई करें। नहीं समझ में आ रहा, प्रोफार्मा भर के ले जाएं, उससे चेक कर लें, उसको उस पर साइन करा लें। और अगर आपसे कोई कहता है कि सर्टिफिकेट आपका नहीं बन सकता, तो उससे पहले आप वो जो भी आपकी जाति है वो आप सर्च करके देख लें। मैंने आपको सर्च करने का तरीका ऑलरेडी बताया हुआ है, जिससे कि आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने फॉर्म से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपके जितने भी डाउट्स थे सर्टिफिकेट रिलेटेड वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। फिर भी और कोई भी डाउट्स होंगे तो मैं डेफिनेटली आपके वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो थैंक यू। एक बार और मैं आपको, ठीक है, ये निमसेट की जो वेबसाइट है वो भी आप देख लें। देखिए ये प्रोफार्मा है ऑलरेडी, तो ये प्रोफार्मा पे भी आप बनवा सकते हैं, या फिर, ठीक है, प्रोफार्मा पे भी बनवा सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया आपको आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, क्लियर? फॉर्म भरने के लिए आपको पता ही है, यहाँ पर लिंक ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट nimset.in पर जाना है। क्लियर? रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ से जाना है। पूरा प्रोसेस मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इस तरीके से ये ओपन होगा, सारी गाइडलाइन पढ़नी है, आई एग्री बटन पर क्लिक करना है, और इस तरह से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के फॉर्म को कंप्लीट करें। तो आई थिंक आपको मैंने लगभग सारी बातें बता दी हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ध्यान से भरिए फॉर्म, कोई गलती ना हो, इसके लिए पूरी चीजें सोच समझ के, वीडियो देख करके, इंफॉर्मेशन ब्रोशर को रीड करके, सारी टर्म्स कंडीशन को पढ़ के ही फॉर्म को फिल करें। थैंक यू।